सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन आज एक नया टॉपिक है प्रवास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। इसके बारे में आज पढ़ेंगे अपन। ये टॉपिक एम ए प्रवेश, एम ए फाइनल के स्टूडेंट के लिए, बी ए फाइनल के लिए, बी ए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, नेट स्लेट व असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत उपयोगी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो प्रवास सिद्धांत पढ़ने से पहले प्रवास क्या होता है, प्रवास के क्या कारण है, प्रवास की कौन कौन सी धाराएं होती है, इसके बारे में एक ब्रीफ संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। पहले तो प्रवास किसको कहेंगे? जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास के कारण क्या है? तो आजीविका, विवाह, शिक्षा, सुरक्षा के लिए प्रवास किया जाता है। प्रवास की जो धारा है ये गांव से गांव में होती है, गांव से शहर में होती है, नगर से नगर में होती है, नगर से गांव में हो सकती है, या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो सकता है। अब ये जो प्रवास होता है ये दो कारकों से प्रभावित होता है। एक होता है अपकर्ष कारक और दूसरा होता है प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक में जब लोग नगर की सुविधाओं से आकर्षित होकर शहर की ओर प्रवास करते हैं तो उसे अपकर्ष कारक कहा जाता है। जैसे आजीविकाओं के अवसर या आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से, या स्वास्थ्यवर्धक जलवायु हो, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के साधन के लिए, बाजार की सुविधा के लिए, जब लोग नगर की सुविधाओं से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं तो उसे कहा जाता है अपकर्ष, पुलिंग फैक्टर कहा जाता है, पुल फैक्टर कहा जाता है इसको। दूसरा फैक्टर है पुश फैक्टर, इसको प्रतिकर्ष कारक भी कहते हैं। जब मजदूरी में कमी हो जाए या विवश होकर मनुष्य अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता है तो उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। इसके कई सारे कारण हैं जिसके कारण से उसको अपना मजबूरी में घर छोड़ना पड़ता है। जैसे साधनों की कमी हो जाए, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, आपसी लड़ाई झगड़ा या महामारी आदि के कारण से जब मजबूरी में या विवश होकर मनुष्य अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर प्रवास करता है तो उसको पुश फैक्टर कहा जाता है। अब ये प्रवास हो जाता है तो प्रवास के क्या परिणाम होते हैं? तो इसके परिणाम मुख्य रूप से जननांकीय परिणाम देखने को मिलते हैं, आर्थिक परिणाम देखने को मिलते हैं, सामाजिक पर्यावरणीय संबंधित परिणाम देखने को मिलते हैं व अन्य परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये जितने भी आपको एक ब्रीफ में बताया है, संक्षिप्त में बताया है, ये आगे आपके ये प्रवास के सिद्धांत है जो माइग्रेशन थ्योरी है उसमें ये काम आएंगे। पुश फैक्टर क्या होता है, पुल फैक्टर क्या होता है, प्रवास किस कारण से होता है, कौन सी धारा में होता है, किस कारण से होता है, तो ये इनके बारे में आपको पहले बताना ज़रूरी था। अब प्रवास के जो सिद्धांत हैं उसमें पहला सिद्धांत है रेवस्टीन का सिद्धांत। तो प्रवास के जो सिद्धांत हैं वह है विभिन्न जननांकीय विद्वानों ने अपने अनुभवी अनुसंधान करके प्रवास के कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इस प्रवास से संबंध में सर्वप्रथम नियम निर्धारण करने वाला जो विद्वान था वो E.G. रेवस्टीन था। प्रवास से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला जो सिद्धांत इसमें है रेवस्टीन का प्रवास सिद्धांत। इसे 6 दूरी या दूरी 6 नियम भी कहते हैं, दूरी 6 नियम भी कहा जाता है इसको। प्रवास के संबंध में सर्वप्रथम रेवस्टीन ने 1885 में यह नियम प्रतिपादित किया जो इस प्रकार है। उसमें उन्होंने 9 फैक्टर माने थे जो कि प्रवास को प्रभावित करते हैं या जिनसे प्रवास प्रभावित होता है। तो पहला फैक्टर था, उन्होंने बताया कि प्रवास और दूरी। अधिकांश प्रवासी छोटी दूरी तक प्रवास या संचरण करते हैं, फलस्वरूप जनसंख्या में स्थायी परिवर्तन होता है। इससे प्रवास का
प्रवाह का जन्म होता है। इसकी दिशा विस्तृत व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों की ओर होती है। जो प्रवास होता है ये मुख्य रूप से क्या है कि प्रवास और दूरी में जो केंद्रीय स्थान से दूरी बढ़ने पर प्रवास की जो कमी भी देखने को मिलती है कि यदि केंद्रीय प्रवास से अपन दूर जाएंगे तो प्रवास में मुख्य रूप से कमी देखने को मिलती है। ये भारतीय संदर्भ में कहाँ तक लागू होता है ये सिद्धांत है, तो भारत में जो राज्यों के भीतर होने वाला प्रवास है, दो राज्यों के मध्य होने वाला जो प्रवास है ये 4 गुना अधिक होता है। जो अंतर प्रवास होता है, आंतरिक प्रवास होता है, राज्यों के भीतर होने वाला प्रवास है, वो 2 राज्यों के मध्य होने वाले प्रवास से 4 गुना अधिक होता है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के भीतरी भागों में जो प्रवास होगा उसकी तुलना में 2 राज्यों के मध्य जो प्रवास होगा वो 4 गुना अधिक होगा आंतरिक। जैसे राजस्थान के भीतर जो प्रवास होगा वो हरियाणा और राजस्थान के बीच है, तो ये अन्य जो राज्य हैं उनके मध्य जो प्रवास होगा उसका 4 गुना होगा। राज्यों के भीतर होने वाला प्रवास 2 राज्यों के मध्य होने वाले प्रवास से 4 गुना अधिक होता है। पड़ोसी राज्यों में प्रवास है वो अधिक होता है। जो भी जैसे मान लो कि अपने यहाँ राजस्थान के पास में हरियाणा पड़ता है या यूपी पड़ता है, तो यहाँ प्रवास है ये निकटवर्ती पड़ोसी राज्यों में अधिक होता है। दूसरा उन्होंने बताया था कि दूरी में यदि 1% की वृद्धि से प्रवास में 1.66% की कमी आ जाती है। आगे आपको ग्राफ में भी समझाऊंगा, बताऊंगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती रहती है वैसे वैसे प्रवास है उसमें कमी आती रहती है। दूरी में यदि 1% की वृद्धि रहती है, दूरी बढ़ती है, तो प्रवास में 1.66% की कमी आती है। अब ये प्रवास मुख्य रूप से जो पास के राज्यों में जो प्रवास होता है वो अधिक होता है। तो उसमें पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास में झारखंड, जो उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा में ये प्रवास अधिक देखने को मिलता है। उसी प्रकार सूरत से जो मुंबई में प्रवास है ये अधिक देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से बात यह है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रवास होता है उसमें कमी आती रहती है, और राज्यों के भीतरी भागों में प्रवास है उसकी संख्या अधिक होती है। जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो राज्यों के भीतरी भाग है वहाँ पर प्रवास अन्य राज्यों के मध्य होने वाला प्रवास है उससे 4 गुना अधिक होता है। पड़ोसी राज्यों में प्रवास है ये अधिक देखने को मिलता है। दूसरा उन्होंने बताया पदानुक्रम प्रवास। पदानुक्रम प्रवास में तीव्रता से वृद्धि करते हुए नगरों में उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिक्ति विद्यमान होती है उसे पूर्ण करने के लिए सुदूर क्षेत्रों से प्रवासी आते हैं। यह क्रिया नगरीय प्रभाव के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच तक सक्रिय रहती है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो प्रवास की प्रक्रिया है वह मुख्य रूप से क्या है कि ये बढ़ते हुए क्रम में होती है। प्रवास क्रमिक रूप से बढ़ता है। समावेश की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो लोग व्यापक रूप से विकसित शहरों की ओर तत्काल प्रवेश करते हैं और वहाँ जाकर बस जाते हैं, वह जगह जो उसने पीछे छोड़ दी थी वहाँ उससे जो दूरवर्ती क्षेत्र है वहाँ के लोग प्रवास करके आ जाते हैं। जैसे जयपुर से लोग हैं वो कलकत्ता, मुंबई, बंगलोर यहाँ चले गए, तो जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं, जो अलग अन्य जिलों के लोग हैं वो जयपुर आ जाएंगे। तो जो प्रवास है इस प्रवास में पदानुक्रम पाया जाता है। जैसे आप बड़ा शहर में चले गए तो जैसे जयपुर से लोग हैं वो कलकत्ता, मुंबई, बंगलोर और बड़े शहरों में चले गए तो जयपुर के जो छोटे कस्बे हैं आसपास के शहर हैं वो जयपुर आएंगे। तो इस प्रकार का जो ये क्रम पाया जाता है ये तीव्र जो ताकि जो बड़े नगर हैं उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को करेंगे तो वहाँ पर रिक्त हो जाएगी। इसे पूर्ण करने के लिए दूर के क्षेत्रों के लोग हैं वो वहाँ आ जाएंगे। तो ये इसमें प्रवासिता में एक क्रम पाया जाता है। ये क्रम समावेशी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा लोग व्यापक रूप से विकसित शहरों में तत्काल प्रवेश कर बस जाते हैं। वह जगह जो पीछे छूट गई थी वहाँ पर दूरवर्ती क्षेत्रों से लोग आकर बस जाते हैं। और जैसे आपको उदाहरण बताया कि जयपुर है, जयपुर में
जयपुर के जो लोग हैं वो कलकत्ता है, मुंबई है, बंगलोर है, बड़े शहरों में चले जाते हैं, तो वहाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जयपुर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये इनका क्रमिक विकास होता है। तीसरा है पदानुक्रमण प्रवास। पदानुक्रमण प्रवास के बाद में है धारा प्रतिधारा। तीसरा जो पॉइंट है धारा प्रतिधारा। धारा प्रतिधारा में है प्रत्येक प्रवास की मुख्य धारा क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिधारा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से जो लोग हैं वो लंबी दूरी जाने पर वापस लौट आते हैं, या जो बलपूर्वक प्रवास करके ले जाते हैं, जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं, वो भी वापस क्या है, तो बड़े नगर है लोगों का प्रवास उस क्षेत्र से, तो वहाँ बड़े नगर से छोटे नगर की तरफ भी आते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने बताया, रेवेंस्टी ने बताया कि धारा के प्रति विपरीत प्रतिधारा चलती है। प्रत्येक प्रवास के मुख्य धारा क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिधारा उत्पन्न होती है, और जो लंबी दूरी पर जाने वाले प्रवासी होते हैं वो वापस लौट आते हैं, या जो बलपूर्वक जिनको ले गया है वो वापस लौट आते हैं। यमन में जब जो विद्रोह हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो उसके लिए क्या है कि अनेक भारतीय लोग हैं या आसपास के जो क्षेत्र है उसमें जाकर वहाँ पर बस गए थे, और जैसे ही वहाँ शांति हुई वापस उसमें जाकर बस गए। तो इस प्रकार से बड़े शहर से छोटे शहर से बड़े शहर की ओर अधिक मात्रा में धारा चलती है, और बड़े शहर से वापस छोटे शहर की ओर जो धारा चलती है वो प्रति धारा कहलाती है। इस प्रकार से धारा और प्रतिधारा चलती है। चौथा पॉइंट इसमें है ग्राम नगर विभेदन। ग्रामीण लोगों की अपेक्षा नगरीय लोगों में प्रवास की भावना होती है, ये कम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास की तुलना में नगरों में निवासियों का जो प्रवाह होता है वो कम होता है। विकासशील क्षेत्रों में ये अधिक सही है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों के बीच दैनिक जो प्रवास है वो 10 मिलियन है, जबकि विकसित देश हैं वहाँ नगरों से नगरों के मध्य है ये प्रवास अधिक देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से जो ग्रामीण और नगरों का विभेदन है, इसमें ग्रामीण लोगों की अपेक्षा नगरीय लोगों में प्रवास की भावना होती है वो कम होती है, निम्न होती है, जबकि जो विकासशील देश हैं, क्षेत्र हैं, उनमें ये अधिक देखने को मिलता है। जैसे भारत है तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से शहरी क्षेत्रों की ओर जो बीच में जो प्रवास है, दैनिक प्रवास है, ये 10 मिलियन है, मतलब अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग हैं वो शहर की ओर अधिक जाते हैं, दोनों में अंतर है। इसी प्रकार से स्त्रियों की अधिकता। न्यूनतम दूरी के प्रवास में स्त्रियां की बहुलता होती है। ये जन्म से देश में महिला प्रवास अधिक देखने को मिलता है। अधिकांश पुरुष होते हैं वो अकेले ही अरब देशों में जाते हैं। भारत में विवाह के कारण महिलाओं का प्रवास है वो 69.7% है, जनसंख्या 2011 के अनुसार। आर्थिक सर्वेक्षण 2017 में ये देखा गया है कि जो महिलाएं के कार्य क्षेत्र हैं वो प्रवास में अधिक तेज़ी आई है, जो पुरुषों के प्रवास में तेज़ी आई उसके 2 गुना है। आर्थिक सर्वेक्षण में ये देखा गया है, ये भारत में जो विवाह होता है तो विवाह के कारण महिलाओं का प्रवास अधिक देखने को मिलता है, जनगणना 2011 के अनुसार। आर्थिक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार जो महिलाओं के कार्य हेतु प्रवास हुआ वो अधिक देखने को मिला। उसमें अंतर देखने को मिला है कि 2017 में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसमें महिलाओं के कार्य हेतु प्रवास में अधिक तेज़ी पाई गई है, जो पुरुषों के प्रवास में आई तेज़ी से 2 गुना अधिक है। 2000 से 2011 में कार्य हेतु पुरुष प्रवाह है उसमें वृद्धि दर है वो 4% देखी गई, जबकि जो कार्य हेतु महिला प्रवास में वृद्धि दर है वो 7.15% की देखी गई। तो लगभग दुगुनी है। कार्यस्थल से जो कार्य हेतु जो प्रवास देखने को मिला 2001 से 2011 के मध्य, वो पुरुषों में जो कार्य प्रवास में वृद्धि है वो 4% ही है, जबकि कार्य हेतु महिलाओं में जो प्रवास में वृद्धि हुई है वो 7.15% की हुई है। तो मतलब महिलाएं हैं
वो छोटी दूरी के लिए या कार्यस्थल के लिए प्रवास है उनमें अधिक देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगला है तकनीकी विकास एवं प्रवास। तकनीकी विकास के साथ प्रवास की मात्रा में वृद्धि होती है। तो मुख्य रूप से ये देखा गया है कि जहाँ तकनीकी विकास अधिक है उन क्षेत्रों में प्रवास है ये अधिक देखने को मिलता है। अगला आपका 7 नंबर पॉइंट इसमें है, अधिकांश प्रवास करने वाले लोग होते हैं वो वयस्क होते हैं। भारत में 2001 से 2011 के बीच में 20 से 28 वर्ष की आयु में 11 मिलियन लोगों का प्रवास देखने को मिला है और इसमें 80% जो हैं वो पुरुष हैं। और जो अरब देशों में प्रवास करके गए, इसी प्रकार से बलपूर्वक जो प्रवास है वो यमन, सीरिया या रोहिंग्या में ये मुख्य रूप से देखने को मिला है। तो इसमें प्रवास है वो अधिकांश वयस्क लोगों का प्रवास है वो अधिक देखने को मिला है। भारत में भी 2001 से 2011 के मध्य तो 20 से लेकर 29 वर्ष की आयु के जो लोग हैं वो 11 मिलियन लोग हैं ये प्रवास करके गए। इसमें अधिकांश 80% पुरुष हैं जो अरब देशों में प्रवास करके गए, विभिन्न देशों में प्रवास कर गए। अगला 8 नंबर पॉइंट इसमें है, बड़े नगरों में वृद्धि है ये प्राकृतिक कारकों की अपेक्षा ये प्रवास से अधिक होती है। जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है आदि क्षेत्रों में जो वृद्धि होती है ये प्राकृतिक वृद्धि जो जन्म और मृत्यु दर से जो वृद्धि होती है उसकी तुलना में प्रवास से अधिक वृद्धि देखने को मिली है। प्रवास के का जो मुख्य कारण है 9वां पॉइंट है, प्रवास के मुख्य कारकों में आर्थिक कारक मुख्य कारक माना जाता है। प्रवास के प्रेरक कारक है तो प्रवास के मुख्य कारकों में से आर्थिक उद्देश्य से को प्राथमिकता दी जाती है और प्रवास होता है वो आर्थिक उद्देश्य से अधिक होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो प्रवास हुआ सबसे ज़्यादा जो प्रवास का कारण था वो था विवाह। भारत में कार्यबल का 29% जो भाग है वो प्रवासी है। भारत में 2016 में जो कार्यबल का जो अनुमान है जो प्रवास का है अनुमान है वो 100 मिलियन से भी अधिक का अनुमान किया गया है 2016 में। तो भारत में जो कार्यबल का जो प्रतिशत है वो 29% है। भारत का सबसे ज़्यादा प्रवास होता है वो विवाह के कारण होता है, जिसमें आर्थिक कारक भी मुख्य कारक है। विकसित देशों में आर्थिक कारण से होता है और विकासशील देशों में ये विवाह के कारण से। और भारत में 2000 प्रवास का मुख्य कारण है वो आर्थिक होता है, जबकि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो प्रवास हुआ उसमें मुख्य रूप से जो प्रवास हुआ तो उसका सबसे बड़ा कारण है वो विवाह है। इसी प्रकार से जो अगला मॉडल है वो गुरुत्व मॉडल है। जनसंख्या संचरण या प्रवास निरूपण में सन 1930 के दशक में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को प्रयुक्त किया गया। तभी से जनसंख्या के आकार और दूरी का महत्व स्थानिक क्रिया प्रतिक्रिया में बढ़ने लगा। इसके प्रयोग का सर्वप्रथम श्रेय स्टुअर्ट को है, जिसने जनसंख्या प्रवास की समाकृति रेखा और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में समरूपता की ओर संकेत दिया, जिसे आगे चलकर गुरुत्व मॉडल की संज्ञा दी गई। वर्तमान मान्यता यह है कि इससे भी पूर्व 1909 में रायली ने यह प्रतिपादित किया था कि दो नगरों के मध्य लोगों का प्रवसन उसकी जनसंख्या का गुणनफल का समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस आधार पर जनसंख्या प्रारूप सूचकांक को अभिव्यक्त निम्न प्रकार से कर सकते हैं। प्रवास सूचकांक बराबर J1 J2 बटा द स्क्वायर। अचल जनसंख्या है, J1 प्रथम अधिवास की जनसंख्या है, J2 द्वितीय अधिवास की जनसंख्या है। तो प्रवास सूचकांक ज्ञात करने के लिए दोनों जनसंख्याओं को गुणा किया जाता है और उसकी दूरी के विपरीत वर्ग के जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होती है। तो द स्क्वायर होता है दोनों अधिवासों के मध्य की दूरी, इसमें भाग दिया जाता है, ये स्क्वायर होता है दूरी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रवास संबंधी सिद्धांत है न्यूनतम प्रयास सिद्धांत।
अनेक प्रवसन शोध में जनसंख्या के आकार एवं दूरी संबंध निर्धारण का प्रयास किया गया। सन 1940 में जिम्प द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम परिवार सिद्धांत की व्याख्या में एक समान व्यवस्था में वस्तु, सूचनाओं तथा लोगों के परिसंचरण को अंकित किया गया। इसमें विभिन्न समुदायों का परिसंचरण इस तरह होता है, इसमें संपूर्ण व्यवस्था का कुल कार्य न्यूनतम हो। इस आधार पर दो विभिन्न समुदायों के बीच में प्रवास की मात्रा निम्न प्रकार व्यक्त की जा सकती है। स बराबर ए J1 J2 बटा द। स यहाँ है दो समुदायों के मध्य संचरण की मात्रा। ए है अचल समानुपाती, J1 प्रथम समुदाय की जनसंख्या, J2 द्वितीय समुदाय की जनसंख्या, द दो समुदायों के मध्य दूरी। इस प्रकार जिम्प महोदय ने दूरी व प्रवास में विपरीत संबंध सहसंबंध स्पष्ट किया। उनके अनुसार दो नगरों के मध्य प्रवास की मात्रा उसके मध्य की दूरी का प्रतिफल होती है तथा दूरी जितनी अधिक होती है उसके रास्ते की कठिनाइयों को पार करने के लिए उतना ही अधिक प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार उतनी ही प्रयास की मात्रा कम होती जाती है। दूरी बढ़ेगी तो प्रयास कम होंगे। चौथा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है प्रवास संबंधित अंतरायली अवसर मॉडल। अंतरायली अवसर मॉडल को सन 1940 में एस स्टोफर ने प्रस्तुत किया। उसके अनुसार संचरण के निर्धारण में रेखीय दूरी का स्थानिक प्रकृति की अपेक्षा कम महत्व होता है। अतः ज्यामितीय दूरी की जगह सामाजिक आर्थिक दूरी को मद्देनजर रखना चाहिए। इस प्रकार वास्तविक दूरी का जितना महत्व नहीं होता है, इसमें अंतरायली सुविधाओं का होता है। स्टोफर की संकल्पना यह है कि एक दी हुई दूरी में प्रवास करने वाले लोगों की मात्रा उस दूरी में उपलब्ध अवसरों की समानुपाती तथा विद्यमान अंतरायली अवसरों की परस्पर विपरीत समानुपाती होती है। अंतरायली अवसरों का आशय दो स्थानों के मध्य स्थित जो बिंदु हैं पर उपलब्ध अवसर से है। इस मॉडल को निम्न प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। y बराबर k अक्ष बटा अक्ष, डेल्टा अक्ष बटा अक्ष। y यहाँ एक स्थान से दूसरे केंद्र के क्षेत्रों में प्रवासियों की मात्रा है। डेल्टा अक्ष उस क्षेत्र में विद्यमान अवसरों की मात्रा है। अक्ष उस क्षेत्र में उत्पन्न बिंदु में कटिबंधों में अंतरायली क्षेत्र में उपलब्ध अवसर हैं। के अचल समानुपाती है। इस प्रकार वास्तविक अवसरों में रोजगार के अवसर, वातावरण, आवास आदि को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार प्रवासियों के आकर्षण में वृद्धि होती है। तो अंतराली अवसर का मतलब बड़े नगरों के पास अपन को, जैसे बंगलोर जा रहे हैं, जयपुर से बंगलोर जा रहे हैं, तो इस बीच में छोटे छोटे और अवसर जो नगर आएंगे उन नगरों को कहा जाता है अंतराली अवसर। तो यहाँ पर भी जो शिक्षा हो सकती है, रोजगार की सुविधा मिल सकती है, तो वहाँ जो बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो उस बीच में और नगर होंगे, उसको कहा जाता है अंतराली अवसरों। तो वो क्या है, उसमें बाधा पहुँचाती है, तो प्रवास की मात्रा वैसे वैसे कम होती जाती है। उम्मीद करता हूँ आज के ये जनसंख्या प्रवास संबंधी जो सिद्धांत है आपके प्रवास संबंधित, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, लर्न कर लेना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपके रेवेंस्टी का सिद्धांत है, गुरुत्व मॉडल है रायली का, इसके बाद न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत है, और ये सभी सिद्धांत आपके इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से सुना है। आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे हैं। कोविड महामारी के चलते हुए ऑनलाइन क्लास है, इसी का आनंद लीजिए, खूब पढ़िए, मस्त रहिए। आपने वीडियो सुना,
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।